तो देखिए स्कीमा क्या होता है, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा कि किसी भी सबसे पहले हमें एक सर्वर की जरूरत होती है, सर्वर के बाद हमें डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस के बाद क्या चाहिए, स्कीमा, स्कीमा के बाद क्या चाहिए, टेबल्स। तो जो हायरार्की होता है सबसे पहले क्या होगा, अगर हम हायरार्की की बात करें तो सर्वर, हमारे पास पहला जो होगा वो सर्वर होगा। तो सर्वर हमने इंस्टॉल किया, सर्वर के बाद क्या चाहिए, डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद क्या चाहिए, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा के बाद क्या चाहिए, टेबल्स, और टेबल्स के बाद क्या होता है, कीज। इस तरह से हम हायरार्की को फॉलो करते हैं। तो हमने इसको सर्वर को देख लिया, दूसरा हमने डेटाबेस भी कर लिया, और तीसरा आज जो हम बात करने वाले हैं ये स्कीमा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और हमने इस टेबल को भी देख लिया, और यहाँ से हम कीज जो है वो पेंडिंग है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को, अब की स्कीमा का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ठीक है, स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया, इसके बारे में समझना जरूरी है। तो देखिए स्कीमा क्या है, स्कीमा एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है। स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है। स्कीमा का बेसिकली जो यूज होता है एसक्यूएल सर्वर में वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप पूछेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों इसका स्कीमा का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। सपोज करिए आपके डेटाबेस में, आपके सर्वर में मल्टीपल्स टेबल है, 1000 टेबल्स है। अब हर टेबल के ऊपर हर यूजर्स को परमिशन नहीं होता है रियल टाइम में। अगर आप किसी पर्टिकुलर टेबल पे या डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो उसी टेबल या डेटाबेस पे आपका परमिशन होगा, बाकी पे परमिशंस उसको गारंटेड करना पड़ता है। ठीक है, अब सपोज करिए हमने एक स्कीमा बना दिया और उस स्कीमा के अंदर हमने टेबल्स को रख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम जिस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी उसी स्कीमा के अंदर जाएंगे, बाकी हमारे टेबल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, क्लियर है। मतलब सपोज करिए एक एग्जांपल कि आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में क्या है, डिस्क है, डिस्क के बाद क्या है, आपके ड्राइव बने होते हैं, सी डी एफ जो भी है आपका। तो सपोज करिए आपने किसी फोल्डर में एक फोल्डर बनाया और फोल्डर के अंदर फाइल्स को रखा। ठीक है, तो फोल्डर आपने मान लीजिए एक फोल्डर बनाया, किसी पर्टिकुलर कोर्स का एक फोल्डर बनाया और कोर्स के अंदर आपने अलग अलग एक फाइल बना दी। तो सपोज करिए आपको एक फाइल ऐसा है, सॉन्ग का फाइल है, तो आपको सॉन्ग के फाइल में अगर जाना है तो बाकी के फाइल में क्यों जाएंगे, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, नहीं। तो पर्टिकुलर स्कीमा का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि ये क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ जो टेबल्स होते हैं उसको ये ऑर्गेनाइज करता है, उसको ये कंट्रोल करता है कि अगर मुझे किसी यूजर्स को एचआर टेबल की जरूरत है, एचआर स्कीमा के अंदर एम्प्लॉय टेबल है, तो हम सिर्फ एचआर स्कीमा को ही एक्सेस करेंगे, बाकी स्कीमा से मुझे लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए इस स्कीमा का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो स्कीमा होता है, बाय डिफॉल्ट जो स्कीमा होता है वो होता है आपका डीबीओ, जिसका नाम है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। क्या नाम है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बाय डिफॉल्ट डेटा स्कीमा को मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी डेटाबेस के अंदर देखिए, डेटाबेस के अंदर क्या है, टेबल्स। ठीक है, इसके अंदर हमारा टेबल देखिए, डीबीओ आ रहा है यहाँ पे। तो डीबीओ जो है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट स्कीमा होता है। अगर आपसे कोई पूछे, समवन आस्क यू कि व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट स्कीमा, तो डीबीओ, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो ये सिस्टम जनरेट करता है, तो जो चीजें सिस्टम जनरेट कर रहा है अगर उस चीज को यूजर भी जनरेट करे तो इसको यूडीएफ स्कीमा भी बोलते हैं। अगर यूजर एक स्कीमा बनाना चाहे तो यूजर भी स्कीमा जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ठीक है,
अच्छा, अब सर जितने भी टेबल शो होंगे इसमें उसके आगे डीबीओ तो लिखा ही होगा ना? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी टेबल क्रिएट करो उसके आगे डीबीओ डॉट फिर टेबल का नाम हाँ, होगा। अगर आपने आपने यूजर ने स्कीमा क्रिएट नहीं किया है, अगर यूजर ने स्कीमा क्रिएट किया है और उस स्कीमा के अंदर हम टेबल रख रहे हैं, मेरी बात आप समझे नहीं, हायरार्की को पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, सर्वर देखिए, फिर डेटाबेस। तो डेटाबेस को हमने एक्सपेंड किया ना, पहले देखिए यहाँ हमने इसको एक्सपेंड किया हुआ है, हम्म, डेटाबेस को एक्सपेंड किया है। डेटाबेस के अंदर हमारा क्या है, पहले स्कीमा ये ना, स्कीमा। पहले हाँ स्कीमा लेकिन ये तो फिर टेबल है। टेबल। तो स्कीमा डॉट टेबल है ना, जी तो स्कीमा पहले आ रहा है ना, डेटाबेस के बाद क्या आ रहा है, हम्म, स्कीमा आ रहा है, स्कीमा के बाद टेबल आ रहा है ना। जी सर। हाँ सर, मान लो कि मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय हम्म डिटेल्स 1। हम्म उसको मैं अगर सेव करता हूँ तो वो भी ऐसे ही सेव नहीं होगा, डीबीओ डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स 1। राइट राइट, अगर आपने स्कीमा जनरेट नहीं किया, आपने स्कीमा क्रिएट नहीं करा है, तो बाय डिफॉल्ट स्कीमा डीबीओ ही जनरेट हुआ हर किसी में। अब देख लीजिए, कहीं भी आप अपने डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे, उसके अंदर टेबल को एक्सपेंड करेंगे, आपने अगर स्कीमा नहीं क्रिएट किया है तो वो बाय डिफॉल्ट डीबीओ ही लेगा। अब इसको कहाँ चेक करेंगे, देखिए, तो हमने क्या बोला कि स्कीमा क्या है, एक सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, देखिए इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे देखिए स्कीमा कहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए इसको, दिख रहा है सर, इस रूल्स के नीचे। ये देखिए डीबीओ आ रहा है, हम्म। हम्म, तो ये होता है बाय डिफॉल्ट स्कीमा। अब यहाँ पे हम खुद का भी एक स्कीमा भी बना के आपको दिखाते हैं, और इसको कैसे यूज करते हैं वो भी दिखाते हैं, ठीक है। ओके। तो देखिए स्कीमा क्या है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, देखिए क्या है, पार्ट और कंटेंट इनसाइड द डेटाबेस। It is used to group multiple table for easy end users access and easy security management. Schema are like folders in a drive or group of files, ठीक है। हम्म, तो देखिए स्कीमा क्रिएट करने का स्टेप क्या है, सेम है आपका, क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम, क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम, नहीं। तो आप कुछ भी दे दीजिए, बैंक, मैंने बैंक एक स्कीमा बनाया, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गो, अब एक नया वर्ड आ रहा है गो, और एक और स्कीमा बनाया, क्रिएट स्कीमा बैंक 1। अब आप पूछेंगे ये गो क्या है, ठीक है, आप पूछेंगे ये गो क्या है, तो जैसे पहले गो यूज था। एक कीवर्ड है, गो जो है वो कीवर्ड है, ठीक है, गो इज अ कीवर्ड। अब इसका यूज क्या है, देखिए गो का यूज जो है, जब आप किसी एसक्यूएल सर्वर में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं एक साथ, ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी एसक्यूएल सर्वर में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक साथ यूज करते हैं, तो गो कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब गो कीवर्ड का यूज करने का फायदा क्या है, सपोज करिए आपने 10 स्टेटमेंट्स को वन टाइम में रन किया, जैसे मैंने इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम वैल्यूज कर रहे थे ना पिछली क्लास में, तो उसमें आपने देखा होगा सिंगल स्टेटमेंट मैंने रन करके दिखाया होगा, फिर उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट रन किया था। तो सपोज करिए अगर स्टेटमेंट 3 नंबर में अगर एरर आ गया, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करके देखेंगे, अगर मान लीजिए आपने 5 स्टेटमेंट रन किया और 5 स्टेटमेंट में तीसरे नंबर पे एरर आ गया, तो क्या बाकी के 2 रन होंगे या नहीं होंगे। नहीं। देखिए जैसे मैंने लिखा, अगर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यूज दे दिया 1006, और जो भी है आप अपना
इस तरह से है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये 4 स्टेटमेंट है। अब मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे एक मैं गो कीवर्ड लगा रहा हूँ। अब एरर क्यों आ रहा है बताइए, क्या एरर है यहाँ पे? वैल्यूज। यस, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज नहीं दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। सर वैसे रियल लाइफ में ऐसे डेटा कौन इंसर्ट करता है ऑफिस वगैरह में, ये किसका जॉब रोल होता है? आप करेंगे। सर एस छूट रहा है फर्स्ट वाले में, वैल्यूज। एस छूट रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे मैंने गो कीवर्ड लगाया। अब देखिए यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स आपको दिख रहा है, तो जब भी कभी भी मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ हम यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैच। ये क्या है अभी, इसको हम लोग बोलते हैं बैच। एसक्यूएल के केस में हम लोग बोलते हैं बैच। बैच मींस मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम एक साथ यूज कर रहे हैं और यहाँ पे गो कीवर्ड लगा रहे हैं। अब ऊपर के गो कीवर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझेंगे। यहाँ पे गो जो कीवर्ड है इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से ये सेपरेट कर रहा है। मतलब अगर गो से पहले और गो के बाद, या सॉरी किसी स्टेटमेंट के पहले और स्टेटमेंट के बाद लगा है, इसका मतलब गो जो है एक दूसरे स्टेटमेंट को सेपरेट करता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी स्टेटमेंट में आप एंड में गो लगाते हैं तो ये पूरा मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ ही कंसीडर हो रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, आप रियल टाइम सिनेरियो में जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एज ए बैच गो के साथ यूज करते हैं, तो सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पे एरर कोई डाल दिया, सपोज करिए यहाँ पे कैरेक्टर है और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 25, तो ये तो एरर है क्योंकि यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है, हम वैल्यू पास कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम एक एरर जानबूझ के करते हैं ताकि इसका बेनिफिट पता चले गो का कि क्या होता है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। ये रन हो गया। क्यों हुआ, क्या रीजन है? बता सकते हैं? इंसर्ट तो हो गया सर। भाई तो पूछ रहा हूँ क्यों हो गया। नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता। एरर आना चाहिए सर इसमें। डिफाइन नहीं किया ना हमने इसके। मैं तो वैसे आना तो एरर चाहिए था सर थर्ड वाले में। तो वही तो पूछ रहे हैं क्यों नहीं हुआ।
मे बी सर इसमें हमने डिफाइन नहीं किया ना ये अमन अतुल जो किस कैरेक्टर में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, वेरिएबल में। डिफाइन तो देखिए नेम के अंदर 25 ले लिया है, तो ये रीजन इसलिए हुआ कि इसके ऊपर हमने कोई भी रूल्स डिफाइन नहीं किया हुआ है। और दूसरा इसका लॉजिक ये है कि इसमें अगर आप अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को यूज करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आपको करेगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम रूल्स को अप्लाई करते हैं किसी भी टेबल्स के अंदर। क्या करते हैं, रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो रूल्स के लिए हमें रूल्स को मतलब एक तरह से आप एक्सेल में जैसे आप वैलिडेशंस पढ़ते हैं ना, वैलिडेशन, तो वैलिडेशंस की सिमिलर पैरेलल में एक कॉन्सेप्ट होता है एसक्यूएल सर्वर में, कॉन्स्ट्रेंट। क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट। तो अगर इसमें हम कॉन्स्ट्रेंट को डिफाइन करते तो ये नहीं होने देता, इसको रोक देता और एरर थ्रो करता, लेकिन यहाँ पे एरर थ्रो नहीं किया है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, दूसरा इसका रीजन ये हो सकता है कि इसमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को यूज किया गया। आप लोगों ने डेटा टाइप्स को एक बार गो थ्रू किया? पक्का? जी सर। तो उसमें आपने टेबल सारे क्रिएट किए आपने उस डेटा टाइप्स के बिहाफ में? हाँ जी सर। नहीं सर, सारे नहीं किए। हाँ, तो सारे आप लोग एक बार ना एक एक करके डेटा टाइप्स पे, हर डेटा टाइप्स पे एक कॉलम के साथ टेबल क्रिएट करेंगे, तभी आपको डेटा टाइप्स का नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा। देखिए अल्फा न्यूमेरिक इन द सेंस क्या होता है, सपोज करिए किसी को आईडी S001 चाहिए, तो वहां पे तो आईडी में इंट नहीं चलेगा ना, वैर कैर होता है वो। यस, तो वहां पे अल्फा न्यूमेरिक चलेगा। तो अल्फा न्यूमेरिक के लिए क्या होता है, एन वैर कैर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। अब जो हमने ये गो कीवर्ड के साथ यूज किया है, एक बार आप लोग इसको ट्राई करेंगे अपने जो है डेटा टाइप आप जब डिफाइन करेंगे ना, उसके साथ इस गो कीवर्ड को यूज करेंगे और एरर थ्रो कराएंगे। अब उससे क्या होगा, देखिए जिस लाइन पे एरर होगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए थर्ड लाइन पे एरर है, इस स्टेटमेंट में एरर है यहाँ पे, तो इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। एरर क्या आएगा, जो भी, जैसे मान लीजिए अगर डेटा टाइप आपने गलत दे दिया और वैल्यू, डेटा टाइप दिया आपने कैरेक्टर और वैल्यू पास कर रहे हैं इंटीजर, तो बोलेगा डेटा टाइप इज नॉट, है ना, जो भी है डेटा टाइप के रिगार्डिंग वो एरर थ्रो करेगा। तो ये क्या होगा, बाकी के जो फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट ये रन कर जाएगा। ठीक है, बाकी के जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है वो यहाँ पे रन कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी के जो है वो रन कर जाएगा। तो ये गो का कॉन्सेप्ट का बेनिफिट है। अगर आप यहाँ पे गो नहीं लगाएंगे, सपोज करें मैं यहाँ गो हटा दूं और फिर स्टेटमेंट को रन करूं, तो किसी भी स्टेटमेंट को ये रन नहीं करने देगा, ये सारे फेल हो जाएंगे। जहां पे इसको एरर मिलेगा ना, वो सारे स्टेटमेंट, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, सबको फेल कर देगा। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ गो कीवर्ड, कि अगर जहां जहां एरर नहीं मिलेगा उसको वो डन कर देगा, उसको कमिट कर देगा स्टेटमेंट को, बाकी जहां एरर आएगा ना उसको रोक देगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गो कीवर्ड इन बैच स्टेटमेंट्स। अब सर इसमें 25 जो है वो भी एक एरर है थर्ड में, तो ये थर्ड भी आ गया हुआ है। मैं कर रहा हूँ। आप लोग देखिए ट्राई कीजिए, क्योंकि आरएन ट्राई कीजिएगा नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आप करिए प्रैक्टिस, ट्राई कीजिए, एरर आता है उसको देखिए, करेंगे नहीं तो देखिए आपको ये प्रॉब्लम करेगा। नियर B5 अभी भी ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा टाइप्स का और जो है कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसको आप प्रॉपर डेटा टाइप्स पे इसको डिफाइन करेंगे और गो कीवर्ड के साथ इसको यूज करेंगे। ठीक है सर, वो आपने थर्ड रो में एरर लिखा हुआ, उसकी वजह से तो नहीं एरर आ रहा? हाँ, तो ये एरर है ना, वो तो मैं डायरेक्ट पास कर रहा हूँ ना। आप सपोज करिए यहाँ पे मैं, तो ये इसलिए एरर है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर अब इसको चेकआउट करना है तो कैसे करेंगे, अगर मुझे इसको चेकआउट करना है कि कहाँ पे ये डेटा टाइप्स को चेक करना है, तो कैसे करेंगे डेटा टाइप को चेक,
पहले डेटाबेस में फिर एम्प्लॉय इन्फो में। हाँ क्या करेंगे, डेटाबेस है एम्प्लॉय डेटाबेस, ये एम्प्लॉय, ये है ना एम्प्लॉय एम्प्लॉय, डेटाबेस, हाँ। इसके अंदर टेबल्स, टेबल्स, और टेबल्स के अंदर क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इन्फो, हाँ। ये है ना। हाँ सर। अब इसके अंदर क्या है, कॉलम्स। कैरेक्टर है सर ये तो ये वैलिडेशन जो है वो कांस्टेंट रूल की वजह से ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसको आप अपने एंड से इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे, अगर प्रॉपर डेटा टाइप्स को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे नल दिया हुआ है, नल, अगर हम इसमें मैं कोई वैल्यू नहीं भी पास करूंगा ना तो ये वैल्यू ले लेगा, मतलब ब्लैंक छोड़ देगा। लेकिन मैं अगर चाह रहा हूँ कि नल ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट को, रूल्स को अप्लाई करते हैं, वैलिडेशंस का। ठीक है, कैरेक्टर की जगह हम वैर केयर करते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर उस केस में 2b5 जो आपने लिखा था वो तब तो एरर नहीं आता, हाँ नहीं आएगा। तो नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। अब वो कैरेक्टर है तो आपने 25 लिखा फिर भी एरर नहीं आया। हाँ तो वो यही रीजन है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि नल और जो भी है उसमें कांस्टेंट हम डिफाइन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। बाकी ठीक है। आप गो कीवर्ड का यूज करके एक बार चेक करेंगे कि क्या होता है। तो पहले जो की गो कीवर्ड है वो क्या है, एक गो दूसरे स्टेटमेंट को सेपरेट कर रहा है। देखिए ये वाला अलग सेपरेट हो जाएगा और ये वाला अलग सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं स्कीमा यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। स्कीमा क्रिएट हो गया है। कैसे कर चेक करेंगे स्कीमा को, डेटाबेस में जाके, अच्छा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी, क्या बताया था, सिक्योरिटी में एक बार इसको रेफ्रेश कर लीजिए। सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में क्या था, स्कीमा है ना। हम्म, ये डेटाबेस दूसरा है, एम्प्लॉय डेटाबेस। ये सर ये डेटाबेस कोई और देख रहा था शायद। आ गया बैंक से। आ गया ना। तो ये है यूजर डिफाइन। देखिए पहले से भी इसमें जनरेट है स्कीमा 1, स्कीमा 2, एसक्यूएल क्लास। तो ये यूजर डिफाइन है। ये जो स्कीमा है वो क्या है, यूजर डिफाइन। अब देखिए स्कीमा के अंदर हमने जो स्कीमा जनरेट किया है, अब उस स्कीमा के अंदर हम टेबल जनरेट करेंगे। अभी तक जो पिछले क्लासेस तक हमने जो टेबल जनरेट किया था विदाउट स्कीमा किया था। ठीक है, तो इसीलिए जो टेबल जनरेट हो रहा था, टेबल जो क्रिएट हो रहा था वो डीबीओ डॉट टेबल ने मारा था।
ठीक है। अब जो हाँ हम सर, एक चीज बताना सर, सॉरी। पूछिए पूछिए। अगर मान लो कि हमने बिना स्कीमा के वो टेबल क्रिएट कर दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट हमने देख लिया कि वो स्कीमा बन रहा हम्म, है ना। अब जैसे मान लो हमने दो तीन टेबल अगर एक साथ क्रिएट कर लिए, तो वो एक ही स्कीमा के पार्ट होते हैं क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट आया है। अब देखिए, आप अगर आप किसी लैपटॉप में एक फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर के अंदर तो फाइल्स बहुत सारे रख सकते हैं ना। हाँ, तो फोल्डर आपका क्या है? स्कीमा है। स्कीमा। और ठीक फाइल्स है, क्या है? आपका टेबल्स है। ठीक है। ठीक है, तो रियल टाइम सिनेरियो में आपका जैसे एचआर स्कीमा हो गया, तो एचआर स्कीमा के अंदर जो भी टेबल आप यूज करेंगे, चाहे वो आप एम्प्लॉय कर लो, डिपार्टमेंट कर लो, आप सारे टेबल्स को आप, तो हमें जब भी एम्प्लॉय या एचआर जो भी डिपार्टमेंट टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम सिर्फ एचआर स्कीमा को ही एक्सेस करेंगे, बाकी स्कीमा से हमें लेना देना नहीं। अच्छा, मतलब अब सर नॉर्मली डेटाबेस नहीं क्रिएट करते, स्कीमास क्रिएट करते हैं, डेटाबेस एक ही चल रहा होता है। डेटाबेस आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस जैसे मैंने सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया, तो सेल्स के अंदर हमारा एक स्कीमा होगा, स्कीमा के अंदर मल्टीपल टेबल्स। ओके सर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एक बैंक आपका स्कीमा मैंने जनरेट किया। अब हम्म, बैंक के अंदर हो सकता है कस्टमर है, तो बैंक स्कीमा हो गया, स्कीमा के अंदर आपका कस्टमर्स टेबल हो गया, बैंक के अंदर आपका बैंक टीवीएल डिटेल्स हो गया, है ना, बैंक एड्रेस हो गया, तो ये सारे बैंक के स्कीमा से रिलेटेड है ना। तो हाँ सर। हाँ, तो बैंक स्कीमा जो है वो मल्टीपल फाइल्स मतलब मल्टीपल टेबल्स को कंटेन कर रहा है। तो बैंक स्कीमा क्या कर रहा है? उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। कल को मुझे एड्रेस चाहिए किसी कस्टमर का, तो हम सिर्फ किस स्कीमा को एक्सेस करेंगे? बैंक स्कीमा। बिल्कुल, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। तो ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। हम्म, ठीक है, तो हमने जो है, देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं किसी अब हम स्कीमा के साथ टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, क्रिएट टेबल बैंक डॉट टेबल वन। ठीक है, तो जो एक टेबल जनरेट होगा वो कहाँ पे होगा? बैंक स्कीमा के अंदर। ठीक है, ये सर बैंक में होगा या बैंक वन में? बैंक डॉट लिखा है ना मैंने। हमने दो स्कीमा जनरेट किया, हाँ। बैंक और बैंक वन। अभी हम जो टेबल हाँ, वन को जनरेट कर रहे हैं बैंक स्कीमा के अंदर कर अच्छा अच्छा। रहे हैं। तो देखिए, यहाँ बैंक के अंदर दो टेबल क्रिएट हो चुका है, एक टेबल वन और एक टेबल टू। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे वैल्यूज। तो रियल टाइम सिनेरियो में आपको टेबल इसी प्रोसेस में आपको यूज करना है। दिस इज द रियल टाइम सिनेरियो टू क्रिएट द टेबल्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। फर्स्ट you have to create database, then you have to create a schema, and then you have to create table inside that schema. ठीक है, ठीक है सर। तो पिछली क्लासेस में हमने जो इंसर्ट कर रहा था वो सारे प्रोसेस था विदाउट स्कीमा, बाय डिफॉल्ट स्कीमा। लेकिन आज की क्लासेस में हमने विथ स्कीमा, देखिए 5 रोज हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। तो कुछ नहीं है, देखिए जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो पिछले क्लासेस में हम डीबीओ देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डिफॉल्ट जो चीज होती है उसमें देने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट लेता है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर वर्क करेंगे तो नीड टू गिव दैट स्कीमा नेम, उस स्कीमा का नाम आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद डॉट और फिर टेबल का नाम। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द हायरार्की। अगर आप ये नहीं देंगे तो एरर आएगा। हम्म, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैंने अभी डेटा इंसर्ट किया हुआ है, सेलेक्ट टू
स्टार फ्रॉम टेबल 1, ये नाम ही नहीं आ रहा है नाम। तो ये कह रहा है कि अब ये क्या कहता है, एरर्स देखिए, एक बार एरर को देखिए। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, लो डेटाबेस भी प्रॉपर है हमारा, एम्प्लॉय डेटाबेस, तो ये इनवैलिड क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको स्कीमा मिल ही नहीं रहा है। आप उस फोल्डर का नाम नहीं बता पा रहे हैं जहां आपने फाइल सेव करी है। अगर मैं इसी को, अब देखिएगा, अब मैजिक देखिएगा, अब इसी को अगर मैं यहाँ पे बैंक करके दे दूं तो देखिए बैंक का नाम आ गया अपने आप, स्कीमा का सिंबल है, देखिए बैंक और डॉट, जैसे डॉट दूंगा देखिए आ गया। ठीक है सर, ठीक है। लीजिए, लुक एट दिस। सो दिस इज द रियल टाइम सिनेरियो। आपको ये यूज करना है, ऐसे ही टेबल क्रिएट करना है, ऐसे स्कीमा करना है, स्कीमा के अंदर टेबल को क्रिएट करना है। तो जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे आप स्कीमा इसको यूज करेंगे। आई होप सो समझ में आ रही होगी बातें। आ रही है सर। गुड। मेहताब आपको आ रहा है? जी सर, जी सर। बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आती। ब्रेकफास्ट नहीं किया? नहीं, कर लिया सर। कर लिया। लॉकडाउन में भी मतलब look at this, two created tables inside one schema. ये कैसे आ रहा मतलब एक साथ दोनों को सिलेक्ट किया है। अच्छा। अब सपोज करिए मुझे इस टेबल को कॉपी करना है एक्सेल शीट में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड कॉपी विथ हेडर करेंगे। ओके, ओके सर। अब देखिए मेन जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, वो समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये क्या है, हाउ टू माइग्रेट टेबल फ्रॉम वन स्कीमा टू अनदर। अब थोड़ा सा बैक डोर में चाहिए। अभी जब हमने स्कीमा क्रिएट किया था तो दो स्कीमास क्रिएट किए थे, राइट? टेबल, सॉरी, बैंक और बैंक वन। हम ये चाह रहे हैं कि जो बैंक की जो स्कीमा है, बैंक स्कीमा है, उसके अंदर जो हमारा टेबल है, एक टेबल, उस टेबल को हम चाह रहे हैं स्कीमा दूसरे स्कीमा में ट्रांसफर करना। ऐसा हो सकता है ना? रियल टाइम में आपको जरूरत पड़ सकती है। नहीं सर, हर जगह कॉपी पेस्ट काम नहीं करता। और एसक्यूएल में तो आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें, लॉजिक लगाएं और क्वेरी यूज करें। ठीक है, ठीक है सर। एक्सेल में बहुत चलता है कॉपी पेस्ट। है ना? पेस्ट स्पेशल, ऑल्ट वी क्या करते हैं, ऑल्ट ई एस, ऑल्ट ई एस, ऑल्ट ई एस। हाँ, यस यस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप सर मतलब समझ रहे हैं, एक्सेल के फादर ऑफ फादर को सीखने जा रहे हैं। अगर इसको सीख जाएंगे तो फिर एक्सेल करने की क्या जरूरत, मतलब जरूरत है। देखिए एक्सेल जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट टूल ऑफ द वर्ल्ड, आई एम सेइंग दैट। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन है, इसकी वजह से वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग टूल को अगर बोलेंगे कि आपसे कोई पूछता है कि वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टिंग टूल कौन है, तो आपको जवाब देना है, यू हैव टू गिव आंसर एक्सेल। अच्छा। हाँ, ये रिपोर्टिंग टूल, आई एम सेइंग दैट।
हाँ ठीक है, छोड़िए, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हाउ टू माइग्रेट टेबल फ्रॉम वन स्कीमा टू अनदर। तो देखिए, माइग्रेट करने के लिए हमें ऑल्टर कमांड यूज करना है। ऑल्टर स्कीमा, जैसे ऑल्टर टेबल करते थे ना, सेम वे में ऑल्टर स्कीमा, स्कीमा नेम। अब देखिए, जिस स्कीमा के अंदर आपको ट्रांसफर करना है उसका नाम पहले देंगे। लिसन टू मी वंस अगेन, जिस स्कीमा के अंदर आपको टेबल को ट्रांसफर करना है उसका नाम, उस स्कीमा का नाम पहले देंगे। मतलब हमें स्कीमा 2 में, मतलब बैंक 1 में बैंक स्कीमा के टेबल 2 को ट्रांसफर करना है। ठीक है सर। सपोज करिए आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, हम्म, तो ट्रांसफर करने, जिसको ट्रांसफर करना है उसका नाम पहले देते हैं ना। हाँ तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको यूज, रिसीवर का नाम पहले आएगा, सेंडर का नाम बाद में आएगा। तो अल्टर स्कीमा, स्कीमा नेम, देन ट्रांसफर कीवर्ड, देन प्रीवियस, जहां से आप कर रहे हैं। तो हम बैंक स्कीमा से कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं उसका नाम। और अगर हमने पूरा स्कीमा ही ट्रांसफर कर देना फिर? पूरा स्कीमा ही तो ट्रांसफर हो रहा है, देखिए ना अभी। वेट वेट वेट, अब ये, अब स्कीमा वहां नहीं होगा, आ गया यहाँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमने ट्रांसफर कर दिया। सर हमने स्कीमा 2 में, जो स्कीमा 2 था हमारा, मतलब बैंक 1 में हमने टेबल तो क्रिएट करी नहीं थी, करी थी क्या? हाँ यही वाला किया था सर। नहीं, फिर आपने ध्यान से नहीं देखा। हमने सिर्फ बैंक, स्कीमा, हमने सिर्फ बैंक के अंदर टेबल क्रिएट करी है, बैक टू बैक, बैक टू बैक। अच्छा 2 टेबल दोनों एक में किए थे ना? लुक एट दिस, लुक एट दिस, बैंक डॉट टेबल 1 और बैंक डॉट टेबल 2। हम बैंक 1 का कहीं नाम ही नहीं है, हम तो बस नीचे ले रहे हैं ना, ट्रांसफर कर रहे हैं। हम्म, तो क्या डेटा हमारा स्कीमा 1 में भी होगा, इसके भी पड़ताल कर लेते हैं। इसमें डेटा होगा, यस या नो? नहीं होगा। अदर वंस प्लीज। होगा होगा। होगा सर। लेकिन आपने मूव तो बैंक टेबल 1 किया था ना सिर्फ। सर हमने क्या बोला, आपने किसी को पैसा ट्रांसफर किया 5000, तो क्या 5000 आपके अकाउंट में रहेगा क्या? हाँ लेकिन सर ये दूसरा वो है ना, नहीं टेबल दूसरा नहीं है। सर, मैं क्या बोला, आपने अपने अकाउंट से किसी को 5000 रुपये दे दिए, हाँ, तो जो आपका अमाउंट होगा वो वही होगा या चेंज होगा? बचेगा वहां पे पैसा? नहीं। तो बस हम, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आपने एक स्कीमा को दूसरे स्कीमा के अंदर टेबल को ट्रांसफर कर दिया है। तो वो कहाँ से रहेगा, उसके एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, कट है, कट की तरह काम करेगा। ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर हो गया। चलो ट्रांसफर हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। ठीक नहीं, है। कंफ्यूज नहीं होना। अब इतना एक एक सीक्वेंस में बताने के बाद आप कंफ्यूज होंगे तो फिर तो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अरे नहीं ऐसी बात नहीं। ठीक है, अब कोई डाउट्स है अभी तक कोई कॉन्सेप्ट्स में, तो यू कैन आस्क। और इस प्रोजेक्ट में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो प्लीज इसको ध्यान रखें। इवन आप रियल टाइम में भी प्रोजेक्ट आप करेंगे, कंपनी के अंदर काम करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। सो प्लीज गेट रेडी एंड टेक बी सीरियस एंड डू हार्ड वर्क, डू प्रैक्टिस ऑन टाइम प्लीज।
ओके सर। कोई डाउट्स नहीं है? नहीं सर। ओके, ये जो 5 नंबर है क्वेश्चन, जो असाइनमेंट है 5, 1 से लेके 4 तक आपको करना है। तो इसमें ओके क्या सर। होगा, सारे डेटा टाइप्स जो होंगे, जो भी कवर अप होगा डेटा टाइप्स, उसको यूज करना है। बाकी नहीं होंगे तो आपको अलग से इसमें यूज करना है। ठीक है, जैसे डेट टाइम का क्या होता है ना, और भी डेटा टाइप्स होते हैं, उसका क्या यूज है, तो इसको एक बार गो थ्रू करके आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, तो इसलिए मैं आपको 3 डेज का टाइम दे रहा हूँ। विद इन 3 डेज आप उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। ऑल राइट।